संस्कृत सेवा 9 के आपके अपने चैनल पर सभी गुरुजनों, शिक्षक भाइयों एवं बहनों का स्वागत है। आइए हम अपने गुरुजनों की सफलता के लिए हर समय समर्पित हैं। आप लोगों को पर्यावरण के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हल कराने चल रहे हैं। सब लोग ध्यान से देखेंगे और एक एक प्रश्न पे अच्छे से पूरा देखेंगे और इसकी व्याख्या भी देखेंगे, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये भी प्रश्न दोहराए जाने की उम्मीद रहती है। और इसके साथ ही जो व्याख्या देखेंगे इससे आपको ये प्रश्न एकाएक भूलेंगे नहीं, आपकी परीक्षा तक याद रहेंगे। तो चलिए हम लोग लेट नहीं करते हैं और अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। ये जुलाई में जो आपकी परीक्षा होनी है उसके दृष्टिगत हम पर्यावरण आपको अभी करा रहे हैं। इसी तरह से आपको सभी विषय के PYQ मिलेंगे। तो चलिए मित्रों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में महत्वपूर्ण 30 प्रश्न का PYQ है। हम लोग अब देखते हैं पहले प्रश्न को। और एक बात ध्यान रखिएगा, अपने चैनल को सभी मित्रों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत फ़ोन में आए तो कमेंट करके हमें आपको ये क्लास कैसे लगी अवश्य बताइएगा। तो पहला प्रश्न है आज का, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में कहाँ स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका, एशिया, उत्तर अमेरिका। तो क्योंकि समय अधिक ना लगे तो आप विकल्प को देखिए। ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, क्योंकि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित पर्वत श्रृंखला है जो लगभग 3700 किलोमीटर लंबी है। इसको सर्वोच्च बिंदु कोसिस्को लगभग 2228 मीटर ऊंचा है। इसे ही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो अब आपको भूलना नहीं चाहिए कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आप लोग इसका देख चुके हैं कि ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। एक पर्वत श्रृंखला है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है? तो एक पर्वत श्रृंखला है। इससे आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि क्या है, यह एक पर्वत श्रृंखला है। कितने मीटर लंबी है? 3700 किलोमीटर लंबी है। इसका सर्वोच्च बिंदु क्या कहा गया है? कोसिस्को। ये कितना ऊंचा है? 2228। तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है? जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं उनको स्टेपीज कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है। अब दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है। इसकी कोई खास व्याख्या नहीं है, इतना ही याद रखिएगा कि जो दक्षिण पूर्व में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं उनको स्टेपीज कहा जाता है। आइए आज का तीसरा प्रश्न आपके सामने हाजिर है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, आप भारत की तो जानते हैं केटो, लेकिन ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहा है। तो माउंट कोटोपैक्सी, माउंट एंटेना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। माउंट किलिमंजारो भी नहीं है। माउंट एकांकू, देखिए माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ बिल्कुल सही उत्तर है। ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहा है, माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। किस पर्वतमाला की है? एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। यह एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है। ये सारे प्रश्न अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा आपसे पूछ ले कि मृत ज्वालामुखी पर्वत है तो कौन है? एंडीज पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वह एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है जो अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। तो इसका उत्तर लेकिन आपको दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जब देना होगा तो माउंट एकांकागुआ देना है। चौथा नंबर प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? तो यूग्लिना में। यूग्लिना, देखो क्लोरोफिल यूग्लिना मिल भी रहा है, हाइड्रा में नहीं, फाइकान नहीं, जेलीफिश में नहीं, क्योंकि यूग्लिना संघ प्रोटोजोआ के वर्ग फाइटोमैस्टीगोफोरा का सदस्य है। इसके कोशिका द्रव्य में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण इसे जंतुओं और पादपों का संयोजक कड़ी मानते हैं। और यही कारण है कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? यूग्लिना में पाया जाता है। इसे यूग्लिना कहते हैं क्योंकि ये यूग्लिना संघ का प्रोटोजोआ है। तो आगे 5वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? राज्य पक्षी की जब बात आती है, राष्ट्रीय पक्षी नहीं पूछ रहा है, नहीं तो आप मोर मार के चले आओ, गौरैया तोता नहीं, सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी स्टेट बर्ड सारस क्रेन, राज्य पशु बारहसिंगा, राज्य वृक्ष अशोक एवं राज्य पुष्प पलाश है। इनमें से आपको 4 प्रश्न मिल रहे हैं। ये विकल्प सी सही है, सारस क्रेन। और जब राज्य पशु उत्तर प्रदेश का पूछा जाए तो बारहसिंगा कहिएगा, राज्य वृक्ष तो अशोक, राज्य पुष्प का पलाश। चलिए हम लोग 6ठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त के स्तर को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? पैराथार्मोन। कौन हार्मोन है? पैराथार्मोन। पैराथार्मोन विकल्प ए सही है, क्योंकि थायरॉक्सिन नहीं हो सकता, सोमाइटोट्रोपिन नहीं है, प्रोलैक्टिन नहीं है। अब पैराथार्मोन क्यों है? क्योंकि प्रश्नगत विकल्पों में पैराथार्मोन हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, और ए पैराथार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच का स्रावण पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है, और यही कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। कैल्शियम का स्तर को नियंत्रित कौन करता है? कौन सा हार्मोन? तो ये पैराथार्मोन हार्मोन। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, ओजोन परत। इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और ध्यान से देखिएगा। ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? किलोमीटर में तो मापी नहीं जाएगी, फैदम में भी नहीं, प्रकाश वर्ष में भी नहीं, डाप्सन इकाई में नापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई किस में नापी जाएगी? तो विकल्प बी सही है, डाप्सन इकाई में। क्यों? ओजोन परत की मोटाई डाप्सन इकाई में मापी जाती है। यदि ओजोन की परत 200 DU के नीचे होती है तो उसे ओजोन छिद्र कहा जाता है। कहा जा रहा है ना कि ओजोन में छिद्र हो गया, जिससे तापमान बढ़ेगा और रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये क्या है? छिद्र कहा जाता है। और DU के नीचे होती है, जब उसका 200 DU के नीचे होता है तो उसे बोला जाएगा कि ओजोन छिद्र कहा जाता है। समताप मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। किस मंडल में पाई जाती है? समताप। और अच्छा, मौसमी गतिविधियाँ किस में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। दूसरे नंबर समताप मंडल है। तो समताप मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और फिर से आप समझिए, डाप्सन इकाई में ओजोन की परत मापी जाती है। 8वां प्रश्न, नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान देनी है कि नाइट्रोजन की स्थिरता जो जड़ स्थिर करती है, नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। धान में नहीं, उपरोक्त सभी गेहूं में नहीं, दलहन की फसलों में ही पाई जाती है। ये सहजीवी हैं, क्योंकि ये दलहन की जो जड़ है उसमें ये जीवाणु होते हैं, और इनका काम क्या है? नाइट्रोजन को स्थिरता प्रदान करना इन जीवाणुओं का काम है। तो ये प्रश्न थोड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु राइजोबियम, ये भी राइजोबियम भी याद रखिएगा। ये दलहन अर्थात लेग्यूमेनेसी कुल पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में, वही मैं बता रहा था ना कि जड़ों में सहजीवी के रूप में वास करते हैं।
वहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। ये पहली बात, जड़ों में सहजीवी। अच्छा, सहजीवी भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सहजीवी के रूप में रहते हैं जो नाइट्रोजन की स्थिरता प्रदान करते हैं, कौन है? तो आप बताएंगे कि ये दलहन की फसल में रहते हैं। और एक किस्म जीवाणु आपके राइजोबियम भी ध्यान दिए रहिएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा खाने योग्य कवक है? खाने योग्य कवक कौन होगा? तो खाने योग्य एगैरिकस। एगैरिकस पाक्सिनिया नहीं है, राइजोपस नहीं है, म्यूकर नहीं है, कौन है? विकल्प ए सही है। खाने योग्य कवक एगैरिकस है। एगैरिकस मशरूम एक खाने योग्य कवक है। मशरूम जो है एक कवक की श्रेणी में है, यह है जिसके फलनकाय खाए जाते हैं। इन्हें बेसिडियो कार्प और बेसिडियो कार्प कहते हैं। मुख्य रूप से एक कवक के जनन से संबंधित संरचनाएं हैं। चलिए आगे मित्रों देखते हैं हम लोग। इस तरह से ध्यान से देखें कि हमारे गुरुजन जब भी प्रश्न पाएं तो आप लोगों को पूरी तरह से याद रहे। मैंग्रोव पौधे कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव पौधे सुंदरबन में पाए जाते हैं। मैंग्रोव पौधे कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन कहाँ स्थित है? तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्या पाए जाते हैं इसमें पश्चिम बंगाल में? तो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। मैंग्रोव वनस्पतियां अत्यधिक प्रतिकूल वातावरण जैसे उच्च लवण और ऑक्सीजन की स्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। ये प्रायः समुद्र तट के किनारे ही उगते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि मैंग्रोव पौधे कहाँ उगते हैं तो प्रायः समुद्र तट के किनारे उगते हैं। आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? तो भ्रूणपोष आवृतबीजी में कौन सी संरचना त्रिगुणित है? तो ये आवृतबीजी में भ्रूणपोष एक संरचना त्रिगुणित है। भ्रूणपोष नामक संरचना त्रिगुणित है। किसमें त्रिगुणित है? आवृतबीजी पौधों में। आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष त्रिगुणित संरचना है। इन पौधों में निषेचन से जाइगोट भ्रूण तथा त्रिसंलयन से भ्रूणपोष 3N विकसित होता है। निषेचन से क्या होगा? जाइगोट भ्रूण तथा त्रिसंलयन। जाइगोट भ्रूण और त्रिसंलयन से भ्रूणपोष विकसित होता है। नेक्स्ट, संस्कृत सेवा 9 के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसी भी समस्या समाधान के लिए आपके पास संस्था का मोबाइल नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है कि निम्नलिखित में से कुल भित्तिलग्न बीजांडन्यास पाया जाता है। बीजांडन्यास पाया जाता है भित्तिलग्न, तो ये पाया जाता है, विकल्प ए सही है, ब्रेसिकेसी। भित्तिलग्न बीजांडन्यास पाया जाता है ब्रेसिकेसी में। तो प्रश्नगत विकल्पों में भित्तिलग्न, भित्त मतलब होता है दीवाल, पार्टिकल प्लेसेंटेशन। तो भित्तिलग्न बीजांडन्यास जो है ये ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी कुल पौधों में पाया जाता है। जैसे सरसों का पौधा है तो वहाँ भी आपको ये देखने को मिलता है ब्रेसिकेसी। तो भित्तिलग्न बीजांडन्यास कहाँ होता है? तो इसमें आपका सही विकल्प ए है, ब्रेसिकेसी। 13 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं।
अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है? ग्लूकोज, मैलिक एसिड बिल्कुल नहीं, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल किसका अंतिम उत्पाद है? अनाक्षी श्वसन। अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अनाक्षी श्वसन में जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता है। ईस्ट व पादप कोशिका में अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद एथिल अल्कोहल। कौन अल्कोहल? एथिल अल्कोहल। जबकि जंतु कोशिका में अनाक्षी श्वसन अंतिम उत्पाद कौन होता है? लैक्टिक एसिड होता है। किसमें लैक्टिक होगा? अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद लैक्टिक एसिड होगा। लेकिन यहाँ पे अनाक्षी श्वसन का पूछा जा रहा है। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद लैक्टिक एसिड अर्थात एथिल अल्कोहल। विकल्प भी सही है। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद एथिल अल्कोहल होगा। नेक्स्ट विकल्प, 1916 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो डी.के. कर्वे ने किया था। 1916 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। भारतीय महिला विश्वविद्यालय 1916 में कौन स्थापित किया था? तो आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे, केशव चंद्र सेन एवं नहीं डी.के. कर्वे। विकल्प भी सही है। 1916 में किसके लिए? भारतीय महिलाओं के लिए जो विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। डी.के. कर्वे सतत प्रयत्नों से वर्ष 1916 में कहाँ पर स्थापित किए थे? मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखे रहिएगा कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। ये महाराष्ट्र के कौन थे? समाज सुधारक थे एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। क्या नाम था इनका? तो डी.के. कर्वे थे। इनके द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना महाराष्ट्र में मुंबई में की गई थी। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है भगवान राम से, भगवान विष्णु से, भगवान तो पुरी में आप जान रहे हैं, पुरी जगन्नाथ। आपका ये प्रश्न तो वैसे भी नहीं गलत होने जा रहा है, क्योंकि भारत के ओडिशा राज्य में प्रसिद्ध पुरी की रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। ये ओडिशा राज्य में है। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा जगन्नाथ भगवान से सम्मिलित है। यहाँ लोग तीर्थ व्रत करने जाते हैं। तो आगे देखिए, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पे लगता है? नासिक में कुंभ लगता है जैसे प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे लगता है, यमुना नदी गंगा नदी के तट पे, और वैसे नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के किनारे लगता है। कौन नदी? गोदावरी नदी। नासिक में गोदावरी नदी, भूलना नहीं चाहिए। नासिक में गोदावरी नदी। नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पे लगता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसका आयोजन माघ मेले के महीने में ही होता है, नासिक में भी। संध्या क्या था? भजन, अखबार, राजनीतिक दल, धार्मिक स्थल। संध्या जो है एक अखबार का नाम है। ये इसके संपादक बीबी उपाध्याय थे। संध्या क्या है? संध्या एक अखबार है, इसके संपादक बीबी उपाध्याय हैं। चलिए हम लोग तेज़ी के साथ आ गए 18 नंबर प्रश्न पे। बहुत अच्छी बात, बहुत तेज़ी के साथ अभ्यास हो रहा है। इन प्रश्नों को हमें भूलना नहीं है, अच्छे से देख के चलिएगा, बहुत भाग के नहीं, ध्यान से को केंद्रित करके देखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपको ये पता भी होगा, उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद की बात कर रहा है। इस बात को और से ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य की संख्या पूछ रहा है, जो कि 100 है। उत्तर प्रदेश राज्य के विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 100 है। आप लोग विधायकों की संख्या मत समझ लीजिएगा, ये विधान परिषद की बात कर रहा है। राज्य विधान परिषद में 100 ही सदस्य हैं। आगे, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई है? तो 26 जनवरी 2002 से। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावित हुई? 26 जनवरी 2002 से।
भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 से प्रभावित हुई। 2002 के भारतीय ध्वज संहिता 3 भागों में विभाजित किया गया है। भाग 1 में क्या है, राष्ट्रीय ध्वज के सामान्य निर्देशों का वर्णन करता है। भाग 2 में सार्वजनिक, निजी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों आदि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शनों से संबंधित है। भाग 3 में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा ध्वज का प्रदर्शन होता है। तो ध्यान से देखिएगा कि इसकी संहिता जो बनी थी, भारतीय ध्वज संहिता बना, उनमें 3 भाग है और ये कब बनी थी, 26 जनवरी 2002 को। भारतीय ध्वज संहिता कब बनी, 2002 में 26 जनवरी के दिन ही बनी थी। 15 अगस्त तो मत लिख दीजिएगा। 20वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। जनगण मन के हिंदी संस्करण, जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया है। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है और पूछा जाता है और बहुत साधारण है। तो पता है कि 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में मनाया। जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया 24 जनवरी 1950 को। क्यों? जन गण मन के हिंदी संस्करण संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 को बनाया गया। ये कितने सेकंड में गाया जाता है, तो 52 सेकंड में। राष्ट्रगान जो जनगण मन अधिनायक जय आप लोग करते हैं, विद्यालयों में कराते हैं, ये 52 सेकंड में पूरा होना चाहिए। 21वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है। 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम आपको पता भी होगा, तो ओम बिरला है। तो 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम ओम बिरला है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, आगे आइए। लेकिन ये देखिएगा 17वीं लोकसभा की बात है तो ओम बिरला ही है। भारत, अगला प्रश्न, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत की बात कर रहे हैं, भारत में अंतर्राज्यीय जो एक दूसरे राज्य हैं उनके परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति आदेश द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करेगा और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति के आदेश क्या है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। 23 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्न में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। निम्न जो विकल्प है उनमें से कौन भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का महान्यायवादी। ये क्या है, ये तो भारत का महान्यायवादी विकल्प सी सही है। ये अपने कर्तव्यों के पालन के लिए, जब भारत का महान्यायवादी अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान है। महान्यायवादी देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। क्या है न्यायवादी? ये देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। सर्वोच्च का विधि अधिकारी कौन होता है अगर पूछ ले तो भारत का महान्यायवादी ही आप लोग बताइएगा। ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और अनुच्छेद 76(3) के अनुसार इसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। ये चाहे जिस न्यायालय में इसकी सुनवाई कर दे। संस्कृत सेवा 9 के आपके अपने चैनल पे स्वागत है। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो क्लास तो लाइक करके अवश्य जाइएगा और बताइएगा कमेंट में हमें
कि आपको ये क्लास कैसे लग रही है। आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए। वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में का किस जिले से प्रवेश करती हैं, तो बिजनौर। देखिए इसको मत भूलिएगा भैया, बिजनौर। गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती हैं उत्तर प्रदेश में, तो बिजनौर जिले से ही, क्योंकि बिजनौर जिले में गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती हैं। गंगा नदी का उद्गम आपको पता है गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, और ये उत्तर प्रदेश में बिजनौर के रास्ते से आती है। सबसे पहले बिजनौर जिले में जाती है, उसके बाद सब जगह पहुंचती है। तो चलिए हम लोग अब 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित नदियों में से यमुना नदी की सहायक नहीं है। नहीं वाले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा। नहीं तो गंगा नदी और ये सब चीज़ देखो आप मार दो। गंडक नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी, केन, ये सब इसकी सहायक नदी है यमुना नदी की। लेकिन जो गंडक नदी है ये यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। अतः पहला विकल्प सही हो जाएगा, गंडक नदी। गंडक नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं, जबकि चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो अब इसके साथ ही हम लोग 26 नंबर प्रश्न पर बढ़ चलते हैं, जिसमें पूछा गया है बहुत ही सुंदर प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। अभी इसके पहले आप लोग देखे थे दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पढ़े थे, और अब आपका K2 आ गया। ये सब लोगों के हाथ पे और जवान पे रटा हुआ है। को भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो K2 है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला जो है शिखर माउंट गाडविन ऑस्टिन K2 काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। K2 पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में अवस्थित है। 27 नंबर प्रश्न को हम लोग अब देखेंगे। वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, कौन है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो कोलोरेडो, कटांगा, किम्बरले, पेटागोनिया। तो किम्बरले, ध्यान रखिएगा, किम्बरले। ऑस्ट्रेलिया में कौन पठार स्थित है, किम्बरले। किम्बरले क्या है, ये एक पठार है। ये कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है किम्बरले। किम्बरले पठार उत्तरी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, जो मुख्यतः बलुआ पत्थर से निर्मित है। किससे निर्मित है, बलुआ पत्थर में से निर्मित है यह पठार। और एक किम्बरले, ऑस्ट्रेलिया किम्बरले, ध्यान रखिएगा। अब आज के 28 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हुए, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड का पठारी भाग नहीं है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है, तो कौन है उत्तर प्रदेश का जिला जो बुंदेलखंड पठार का नहीं है, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, मिर्ज़ापुर। ये जो मिर्ज़ापुर है ये बुंदेलखंड का नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि मिर्ज़ापुर और बुंदेलखंड में बहुत दूरी है, तो मिर्ज़ापुर विकल्प सही है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है, तो बुंदेलखंड पठार का भाग मिर्ज़ापुर नहीं है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न 29, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही बार पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में है, तो आप लोगों को पता भी है कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। अगर जिला पूछा जाए तो आपको पता है कि लखीमपुर खीरी, या कुछ लोग खीरी लखीमपुर भी कहते हैं, तो स्थित है दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश में है। अगला आज का अंतिम और सबसे अच्छा प्रश्न आपके सामने है, मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। मैटूर बांध का निर्माण कावेरी, विकल्प भी सही है, कावेरी नदी पर हुआ है। मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो मैटूर बांध का निर्माण कावेरी पर हुआ है। मैटूर बांध का निर्माण कावेरी नदी पर हुआ है, और ये कहाँ पे है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर एक प्रश्न आ जाए कि मैटूर बांध कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और जब तमिलनाडु में है और किस नदी पे है, तो कावेरी नदी कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में कावेरी नदी पे कौन बांध स्थित है, मैटूर बांध स्थित है। या इस तरह से पूछ ले कि मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ, तो कावेरी करिएगा। अगर इस तरह पूछ ले कि तमिलनाडु राज्य में स्थित कावेरी नदी पर कौन बांध है, तो मैटूर बांध स्थित है। तो पुनः हम आप लोगों से कहेंगे कि
गुरजन की सफलता के लिए संस्कृत सेवा 9 चैनल आपका तत्पर है। मोबाइल नंबर ये है, किसी भी समस्या के लिए आप लोग व्हाट्सएप पे जा करके मैसेज कर सकते हैं या कमेंट करके बताइए आज की क्लास आपको कैसे रही। हमारे गुरजन कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ताकि मैं एक हमारा भी ये हो कि हाँ आपको लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ। अगर आपके लिए ज़रा से भी ये लग रहा हो कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, ऐसा होना चाहिए, तो आप लोग अवश्य कमेंट करके बताइएगा, जिससे मैं आगे भी आपके लिए सभी विषय का इसी प्रकार से PYQ दे पाऊँ, जिससे कि आपको रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सबको नमस्कार।